नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार इस चैनल पर। और जहां पर हम लाइंस एंड एंगल्स की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, आज इसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जिसकी एक्सरसाइज 6.1 को आज डिस्कस करेंगे। आज इसके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, तो जहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया फिगर 6.13 में दिया गया हमें लाइंस दी गई हैं दो, ए बी एंड सी डी। तो मैं यहाँ आपको डायग्राम में बता सकता हूँ कि ए बी एक लाइन ये है और बी सी लाइन ये है। ये दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर? ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ओ आपको ये दिख रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ उसके बाद कहा है उसने इफ़ ए ओ सी, तो ए ओ सी एंगल कहाँ पे है? ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है इसको इसने बताया ए ओ सी प्लस बी ओ ई, फिर दूसरा इसने एंगल लिया है बी ओ ई। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो ये वाला एंगल है ये बी ओ ई एंगल है। इन दोनों एंगल्स का सम उसने कितना दिया है? हमें 70 दिया है, ठीक है। फिर उसने हमें बी ओ डी 40 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे बी ओ डी कहाँ पर है, तो बी ओ डी ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? यहाँ पर 40 दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कुछ एंगल्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि फाइंड बी ओ ई। तो यहाँ पर बी ओ ई एंगल कहाँ पे है? ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल की हमें, देखो इसने बी ओ ई क्यों बोला? यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की दोनों का सम दे रखा है, पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, सम दे रखा है। तो सम कितना है? 70। बट हमें यहाँ पे सिंगल इस वाले की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमें एक रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई दिया गया है। तो जहाँ पर हम सी ओ ई एंगल को यहाँ देख सकते हैं, बट ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है और कितना होता है मैं आपको भी इसके क्वेश्चन के लास्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो इसमें हमें क्वेश्चन में जो जो गिवन होता है हम उसको लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। इन दोनों का हमें सम कितना दिया हुआ है? 70 दिया, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद हमें और क्या गिवन है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ओ डी कितना है? 40 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। और हमें अब यहाँ पे और तो कुछ गिवन नहीं है, तो अब हमें सीधा एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फाइंड। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? एक एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक सी ओ ई एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, क्या ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ सर इक्वल है। कैसे? आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते कैसे हैं तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और देन फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो जो ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ ये जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है अपोजिट में है ना ये दोनों, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। सेम इसी तरीके से मैं इस वाले एंगल की बात करूँगा और इस वाले एंगल की बात करूँगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो क्या हमें यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट देखने को मिल रहा है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने को मिल रहा है और ये दोनों के दोनों एंगल से एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते कैसे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर है? बी ओ डी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी ओ डी के बराबर है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये हमें जो रीजंस है वो देने पड़ेंगे। अगर हम रीजंस नहीं देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मुझे बताओ इन दोनों में से AOC और BOD, इन दोनों में से आपको किसकी वैल्यू गिवन है। तो हमें पता है कि यहाँ पे BOD की वैल्यू क्या है, 40 है। तो BOD की वैल्यू को हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, BOD की वैल्यू कितनी है आपके पास, BOD की वैल्यू 40 है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, क्या हमें AOC की वैल्यू पता चल गई। तो जी हाँ, AOC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 40 आ गई है। ठीक है, तो AOC की वैल्यू 40 आ गई, लेकिन हमें AOC तो नहीं फाइंड करना था, हमें तो BOE फाइंड करना था। तो हमें AOC पता चलेगा, उसके बाद ही हम BOC को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ अगले स्टेप में एंगल, जो हमें सम दे रखा है AOC और BOE का सम कितना हमारे पास 70। तो आप इसको लिखिए AOC प्लस एंगल BOE। हमने इसके सम को लिख दिया। कितना दे रखा है भाई, सम दे रखा है 70। हमें फाइंड किसको करना था, पहला एंगल था हमारा BOE। तो यहाँ पर हमें BOE एंगल नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल AOC की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 40। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू आपका 70 दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम BOE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल BOE इज इक्वल टू 70। जो ये 40 आपका इस तरफ है, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40। याद रखना, जब भी हमें किसी एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो वो एंगल इक्वल साइन के एक तरफ अकेला होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है कि BOE यहाँ पे बिल्कुल अकेला है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा BOE इज इक्वल टू, यहाँ पे 70 में से 40 गया तो कितना बचा हमारे पास, 30। तो 30 डिग्री बचा। अब हमारे पास क्या आ गया, BOE की वैल्यू आ चुकी है, निकल चुका है। अब हमें फाइंड करना है COE। तो हमें COE फाइंड करना है। मुझे ये बताइए आप इस COE को कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम और इस एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इसका सम कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ये आपको रीजंस देने होंगे भाई। ठीक है, अब मुझे बताइए AOC की वैल्यू कितनी है आपके पास। तो AOC की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, AOC की वैल्यू कितनी है, 40। तो मैं यहाँ पे 40 लिखूँगा। देन उसके बाद COE की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, CO की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे COE। फिर उसके बाद BOE की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी, BOE की वैल्यू आपने 30 फाइंड करी है। तो यहाँ पर आप 30 लिख सकते हैं। उसके आगे हम 180 फिर से लिख देंगे। अब मुझे बताइए, मैं इस एंगल को और इस एंगल को यहाँ पे सम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180। कैसे, 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70। हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसको 30 और 40 को ऐड करके हम आगे भी लिख सकते थे और पीछे भी लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि जब प्लस के साइन होते हैं तो हम नंबर्स को इधर से उधर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हमें COE की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंगल को फाइंड करना है तो इक्वल के साइन के एक तरफ बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180, ये 70 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो COE इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 110। भाई ये आपका COE आ गया। तो क्या हमारे आंसर्स निकल चुके हैं, नहीं, हमने एक आंसर को तो निकाल लिया है बट हमारा दूसरा आंसर नहीं निकला है। वो इसलिए क्योंकि हमने केवल COE एंगल को निकाला है बट हमने यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल को नहीं निकाला है, बट हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अब रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होती है,
तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन होती है कि रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। क्या आपको यहाँ पे 180 से बड़ा है? तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। अभी आपने जो COE एंगल निकाला है ना, वो आपको ये वाला एंगल निकला है, आपने ये एंगल निकाला है, लेकिन हमें इस COE एंगल की बात नहीं कर रहा है वो, हमसे वो ये रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है जो ये बड़ा वाला, ये सारे एंगल्स, ये पूरा टोटल इसके COE के पीछे वाले एंगल्स की। तो मैं इसकी बात करूँगा, मुझे बताओ पूरे सर्कल का सम कितना होता है? 360। अगर मैं इसको निकाल दूंगा COE को, तो इधर वाला COE बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इधर वाले COE की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्स एंगल निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो ये आ गया आपका, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना है? 052। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्स एंगल आया वो ये आया। ये आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसी में सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि जो आपके पास लाइंस है XY, तो XY आपके पास लाइन का है, आपको ये पता चल रहा है कि ये इसकी XY लाइन है, एंड MN, उसके बाद आपको यहाँ पे MN लाइन गिवन है। ये दोनों इंटरसेक्ट किस पर कर रही हैं? ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको शो कर दिया, ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल आपको POY गिवन है। तो POY का है भाई? POY इस वाले एंगल की बात करें तो आपको पता है कि ये वाला एंगल कितने का है? 90 का है। देन उसके बाद उसने हमसे बोला है कि एंगल A और एंगल B का जो रेशो गिवन है वो 2 रेशो और 3 रेशो में गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ गिवन। ठीक है भाई, गिवन हो गया। अब गिवन में क्या क्या गिवन है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल POY इज इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई? 90 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ रेशो भी गिवन है, तो A रेशो और रेशो B हमें कितना गिवन है? 2:3। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल C फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो एंगल C को फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप मुझे बताइएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोलूँ POY एंगल्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 है। अगर आप इसी तरीके से देखें तो हमें पता है कि पूरे लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है ना। अगर इस तरफ का ये 90 है तो ये पूरा इस तरफ का कितना होगा? तो भाई हमें पता है कि दोनों का सम 180 है, इधर वाले का 90 है, तो इधर वाले का ऑब्वियसली बात है कि कितना होगा? 90 होगा। तो 90 होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा सकता हूँ एंगल POX का है भाई? POX यानी कि ये वाला पूरा एंगल की बात हो रही है। देन उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल POY यानी कि ये वाला एंगल, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल POY। अच्छा मुझे बताइए इन दोनों का सम कितना होगा भाई? इन दोनों का सम होगा 180। अब 180 क्यों हो गया पता है ना? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कैसे एंगल बनते हैं? लीनियर पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये एक कैसा पेयर है? ये एक आपका लीनियर पेयर है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो ज़रा POX की वैल्यू आपको गिवन है क्या? तो POX की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, बट क्या आपको POY की वैल्यू गिवन है? तो बिल्कुल, POY की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल POX प्लस में एंगल POY की वैल्यू कितनी है आपके पास? 90 है। ठीक है, और फिर इज इक्वल टू आपका कितना होगा?
180। यहाँ से हम पी ओ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि पी ओ एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी 180। इस 90 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 90 हो गया। तो एंगल पी ओ एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, पी ओ एक्स की वैल्यू आपकी 90 आ गई। समझ में आ गया क्या आप सभी को? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब तक हमारे पास b की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि ये वाला जो है वो एक लीनियर पेयर बन रहा है और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अगर आपको यहाँ पर b निकल जाएगा तो आप 180 में से b को माइनस करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे a रेशो आपको b ये आपको गिवन है 2:3। तो हमें पता है ना कि जो हमें रेशो में नंबर गिवन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि a को हम लिख सकते हैं 2x और b को हम लिख सकते हैं 3x। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ज़रा देखिए, मैं इस पी ओ एक्स एंगल को लिखूँगा, इस पूरे वाले एंगल को इसको लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पे कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई, पी ओ एम, तो एंगल पी ओ एम प्लस में एंगल एम ओ एक्स, यानी कि प्लस में एंगल एम ओ एक्स इजिकल टू आपका कितना होगा, पी ओ एक्स के बराबर होगा। ठीक है भाई, कैसे हमें पता है ना कि मैंने अभी अभी क्या किया, यहाँ पे इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का सम किया है। तो इस पूरे एंगल का सम किसके बराबर होगा भाई, इन दोनों एंगल्स को मिला के ही तो पी ओ एक्स बनेगा ना। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों एंगल्स को सम किया और यहाँ पे मैंने बोला कि ये पी ओ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर ज़रा देखना पी ओ एम, तो पी ओ एम कितना है, ए रेशो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, और यहाँ पर एंगल एम ओ एक्स कितना है, एम ओ एक्स आपके पास क्या है, बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा बी एंगल, और इजिकल टू पी ओ एक्स की वैल्यू कितनी की मैंने आपको, तो पी एक्स की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 90। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90। ठीक है, उसके बाद हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2x और b की वैल्यू कितनी गिवन है 3x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों को सम कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 5। इसको हम कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 18। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें BOE की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें BOE से ही हम CO की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल B। तो एंगल B हमारे पास कितना है 3x है। तो x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। ठीक है, ये हमारे पास 54 इसकी वैल्यू आ गई। देन इसी में आगे हम कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C। ये दोनों कैसे 180 के होंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो हम इसको फिर से बोल सकते हैं कि ये कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए आप B की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, तो B की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली है 54। क्या आपको C की वैल्यू गिवन है, तो आपको C की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका 180 हो जाएगा। देन फिर मैं यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस का 54। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू, अब हम एंगल C निकालेंगे तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये आपका 1। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी C की वैल्यू कितनी आ गई 126, और हमें फाइंड क्या करनी थी, C की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और ये बिल्कुल हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ये हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको P Q
आर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जहाँ पर साइड्स को थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एंगल पी क्यू आर दे रखा है, तो एंगल पी क्यू आर का है पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल बोल रहा है पी क्यू आर। देन इजिकल टू में पी आर क्यू, इजिकल टू में क्या है पी आर क्यू, यानी कि ये एंगल आपको पी आर क्यू दे रखा है। उसने बोला है कि ये दोनों के दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है इक्वल है। देन हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों के दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं, आपको इक्वल गिवन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट क्या करना है आप सभी को, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये आपको ये दोनों एंगल्स को इक्वली प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा मुझे बताइए, ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? क्या इन दोनों के एंगल का सम 180 हो सकता है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर्स का सम हमेशा कितना होता है 180। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ, इस वाले एंगल को लिखता हूँ, ये कौन सा है पी क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी क्यू आर प्लस में, फिर ये बाहर वाले को लिखूँ पी क्यू एस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या है 180 है। क्यों भाई? क्योंकि कैसा है लीनियर पेयर है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये कैसा पेयर है भाई, ये आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। अब लीनियर पेयर है, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट। समझ में आ गई बात? फिर सेम जिस तरीके से हमने इस तरफ किया उसी तरीके से हम उस तरफ भी चलेंगे। तो मैं आपको इस एंगल को और इस एंगल को सम करके दिखाऊंगा, तो इस एंगल का वैल्यू भी कितना होगा 180। तो चलिए ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी आर क्यू, ये एंगल है, ठीक है, पी आर क्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी आर क्यू प्लस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला एंगल पी आर टी। तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंगल पी आर टी, और इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा, क्योंकि ये पूरा सम देखो लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लीनियर पेयर, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे 2। अब जरा मुझे ये बताइए, ये इसका RHS पार्ट है और ये इसका RHS पार्ट है। इन दोनों का जो RHS का पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर RHS के पार्ट इक्वल होते हैं तो उनके LHS पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि भाई 180 और 180 यानी कि 180 आर इज इक्वल टू, तो जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं वैसे ही ये दोनों इक्वेशन भी क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ये दोनों एक दूसरे इक्वल हैं, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल के सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। जिस तरीके से ये वाली इक्वेशन के सामने ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हमें गिवन था कि PQRS और PRS दोनों एंगल्स इक्वल हैं? तो यहाँ पे ज़रा देखो PQR क्या है, ये वाला एंगल है, और PRQ क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हम इन दोनों के नाम एक जैसे रख सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, जो भी एंगल इक्वल होते हैं हमें उनके नाम सेम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल PQR प्लस में एंगल PQS इज इक्वल टू में एंगल
इसका हम नाम चेंज कर देंगे किसका, पी क्यू आर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पी क्यू आर के गिवन क्या है, ये गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ज़रा, क्या ये दोनों के दोनों इक्वल हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये अभी इस चीज़ में ये प्लस में, अगर मैं इसको इधर लेके जाना चाहूँ तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। और अगर मैं पी क्यू आर में से पी क्यू आर को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या, इस तरीके से ज़ीरो बचेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्टली हम यहीं से इसको कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू में एंगल पी आर टी। ये आपका प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, पी क्यू एस और पी आर टी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देखो पी क्यू एस और पी आर टी दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। हमें जो क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या गिवन है कि भाई आपको दे रखा है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। आपको प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो जो ये वाली लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर हमेशा 180 का एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन पे क्या 180 का एंगल बनता है। अगर मैं किसी तरीके से इस तरफ या फिर इस तरफ, अगर मैं इस तरफ 180 का एंगल प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि 180 का एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि हम इसको किसी तरीके से 180 प्रूफ कर दें। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, हमें शो दैट क्या करना है या फिर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ओके, हमें ए ओ बी एक लाइन प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। मुझे ये बताइए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, अगर मैं इन चारों का सम करता हूँ तो कितना होगा? हमें पता है कि इसका सम 360 होगा। कैसे? देखो x y z w, जब हम चारों को कर देंगे तो एक सर्कल बन गया, और एक सर्कल का सम हमेशा कितना होता है? 360 होता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ c प्लस डी। तो हमें इसमें बताया जाता है कि जब भी इस तरीके से लिखा हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा, और जो b है वो किसके इक्वल होगा? d के इक्वल होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, एक हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा x है वो किसके बराबर होगा? w के बराबर होगा, और जो y है वो किसके बराबर होगा? z के बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम इसके क्या नाम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस, जो ये x है वो किसके इक्वल है? x है भाई किसके इक्वल है? w। तो मैं w का नाम x रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे x रखा, प्लस z किसके बराबर है भाई? z किसके बराबर है? यहाँ पे y के बराबर है। z किसके बराबर है? y के। तो जहाँ पर z है हम वहाँ पे y रख सकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे वो एक दूसरे के बराबर है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। अब मुझे बताओ x और x कितने हो गए? 2x। y कितने हो गए? 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। ठीक है, अब यहाँ से हम दो कॉमन ले लेंगे। तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। तो भाई यहाँ पे देखो
इसके ब्रैकेट के बाहर और नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं होता है तो वहाँ पे हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 2 था वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आके डिवाइड, और डिवाइड वाला नंबर हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड ये। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब एक्स वाई का है तो ये आपका एक्स वाई है, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 180। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, लीनियर पेयर है। और हमेशा लीनियर पेयर कब बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हमेशा क्वेश्चन में रिपीट होता है, पेपर में रिपीट होता है। हमें पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, तो पी ओ क्यू कहाँ है भाई, पी ओ क्यू हमारे पास ये एक लाइन दे रखी है। उसके बाद एक रे दे रखी है ओ आर। तो ओ आर क्या है, एक हमारे पास रे है ये वाली, ये रे दे रखी है जो कि परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। किस पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। देन ओ एस एक और अनदर रे दे रखी है, एक और हमें रे दे रखी है जो कहाँ लाई करती है, ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। यहाँ पर जो प्रूफ करने वाला सेक्शन है वो ये है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ बहुत अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन है, तो भाई गिवन में क्या है, कुछ नहीं दे रखा है भाई। गिवन में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ओ आर है, ओ आर क्या है, ये ओ आर क्या हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ आर परपेंडिकुलर किस पर है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर, बस यही दे रखा है, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि आर ओ क्यू ये आपका 90 है, तो इसी तरीके से आर ओ पी भी कितना होगा, ये भी आपका 90 होगा। प्रूव दैट, तो प्रूव दैट में क्या करना है भाई, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस होगा, ठीक है। पी ओ एस हो गया, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे बताओ, ये वाला एंगल 90 है, आर ओ क्यू 90 है, सेम इसी तरीके से आर ओ पी भी 90 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू प्लस में एंगल आर ओ पी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा एंगल आर ओ पी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे आप, इन दोनों का सम कितना होगा भाई, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों होगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये है भाई आपके लीनियर पेयर्स, ठीक है। अब मुझे बताइए आपको इसमें वैल्यू किसकी गिवन है, आर ओ पी। तो आर ओ पी कौन सा है आपका, आर ओ पी, यानी कि ये आपका आर ओ पी है। और उसके बाद आर ओ क्यू कहाँ पे है भाई आपका, ये आर ओ क्यू है, ठीक है। आपको पता है आर ओ क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 90 दे रखी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर ओ पी इज इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ पे मैं आर ओ पी की वैल्यू निकालूंगा, आर ओ पी इज इक्वल टू 180 90। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आर ओ पी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 90, ठीक है भाई। ये हमें बाद में पता चलेगा कि हमने इसको क्यों निकाला है, ठीक है। तो मैं अब आपको इसको आगे लेके चलता हूँ। तो देखो हमें क्या करनी है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये जो हाफ है आपका यहाँ पे ये दे रखा है, अगर मैं इस हाफ को उधर लेके जाऊँ तो आपको पता है कि जब जाके उधर पलटेगा, ये जब वहाँ पे इन्वर्स होगा तो ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब 2 लग जाएगा, इसका मतलब आपके पास 2 ओ आर आर ओ एस होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए, 2 आर ओ एस होने चाहिए। अब 2 आर ओ एस होंगे, इसका मतलब है कि आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि आप जब उनका सम करेंगे तो आपके पास आर ओ एस होना चाहिए कितना, 2 आर ओ एस, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूँ, एंगल
ROS, ठीक है। अब ROS हम किधर से बनाते हैं, सबसे पहले ये देखो QoS का है, तो QoS का है QoS, ये वाला भाई, ये पूरा QoS है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस QoS में से मुझे निकालना है ROS। तो हम QoS में से क्या माइनस करें कि हम ROS निकालें। तो देखो इस पूरे एंगल में से अगर मैं आपको बोलूं कि ROQ निकाल दो, यानी कि ये 90 का जो एंगल है इसको निकाल दो, तो क्या आपके पास ROS बच जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, QoS। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल QoS माइनस किसको लिखेंगे, ROQ को लिखेंगे, ROQ, ठीक है। यहाँ पे लिखा, इसको इक्वेशन बोलेंगे फर्स्ट। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा आपको, फिर से हम ROS लिखते हैं। अब ज़रा मुझे बताओ, यहाँ से ROS हो गया, यहाँ से हो गया। अब हम इस वाले पोर्शन से हम ROS निकालेंगे। तो मुझे बताओ ज़रा, ये वाला क्या है, POS, क्या है, POS। तो POS का है POS। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर ROP, यानी कि अगर मैं ROP लिखता हूँ तो ROP में से क्या माइनस करूँ कि ये हमारा ROS बच जाए। तो हमें पता है कि ROP में से अगर आप POS को माइनस करेंगे तो आपके पास SROS ये वाला एंगल बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल POS, और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा, तो देखो ज़रा, एंगल ROS प्लस में एंगल ROS इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल QoS माइनस में एंगल ROQ, ठीक है। फिर हम करेंगे प्लस, फिर हम इसको लिख लेंगे ROP माइनस का POS, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए आप, तो यहाँ पर मुझे बताइए ROS कितना हो गया, 2ROS इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल QoS, ROQ है कहाँ पर, ROQ। तो आप ये बता सकते हैं क्या ROQ आपका 90 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ROQ कितना हमारे पास 90, तो ROQ कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिखूँगा 90। एंड ROP का है ROP, ये भी कितना हो गया आपका, ये आपका 90 हो गया। देन हम इसको लिखेंगे POS। देखो यहाँ पे ये 90 माइनस का है और ये यहाँ पे प्लस का है, तो हम इसको यहाँ पे प्लस माइनस करके ये कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया भाई 2ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे ये 2 का काम है क्या, यहाँ पर ये 2 का काम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो हमें प्रूफ करना है उसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है। तो आप इसके नीचे तो 1 लगा ही सकते हैं ना। तो जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आप जब इसको यहाँ पर लेके गए तो आपका इन्वर्स हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ROS इज इक्वल टू, जब ये जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और देन एंगल QoS माइनस एंगल POS हो जाएगा। और यही हमें इसको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया भैया, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो भाई ये है हमारा 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका डायग्राम हमें गिवन नहीं है, इसका डायग्राम हमें खुद बनाना होगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाना काफ़ी डिफ़िकल्टी का काम होता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से। सबसे पहले हम इसको
भाई गिवन क्या है वो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई, आपको गिवन लिखा है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है 64। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके डायग्राम को मैं बनाता हूँ। इसने बोला है कि आपको एक एक्स वाई लाइन को प्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब आपके पास पहले से एक एक्स वाई लाइन होगी, तभी तो आप इसको प्रोड्यूस करेंगे। बिल्कुल। अब एक्स वाई जो लाइन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये लाइन एक एंगल को बना रही है। अब देखो ये वाई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा और यहाँ पे रखूँगा वाई को और यहाँ पे रखूँगा एक्स को। ठीक है भाई, क्योंकि बीच में वाई है ना, तो वाई एंगल बनेगा, वाई एंगल बनेगा तो इसका मतलब ये होगा। अब इसने 64 दे रखा है, कितना दे रखा है 64। तो देखो एक्स वाई जेड बोला हो, तो कहीं ना कहीं जेड यहाँ पे, तो हम करेंगे इस तरीके से, ये आपका जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा भाई 64 और ये आपका हो जाएगा जेड। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने यहाँ पे बोला है कि आपको एक्स वाई को ना प्रोड्यूस करना है। क्या करना है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है। कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, पी तक। तो भाई एक्स वाई अब इधर तो प्रोड्यूस होगा नहीं, ये इसी तरफ होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया और इसका नाम यहाँ पे क्या दे दिया, पी तक प्रोड्यूस किया जाएगा, तो पी आ गया। ठीक है, फिर उसने बोला है कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। हमने ड्रॉ फिगर कर लिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ रे, यहाँ पे बोला है इफ़ अ रे वाई क्यू, यानी कि ये वाई है और वाई क्यू एक रे होगी। तो यहाँ पे ज़रा देखो, ये बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ से मैं खींचूंगा एक वाई क्यू। ठीक है भाई, वाई क्यू खींची, तो ये किसको कर रही है भाई, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये इसने इक्वली डिवाइड किया है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू और एक्स वाई पी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये हमें एक एंगल फाइंड करना है। देन यहीं पे एंगल रिफ्लेक्स एंगल है भाई। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है भाई। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो जरा आप ध्यान से देखना, अगर मैंने बोला कि ये आपका, या तो हम इसको पी वाई क्यू बोले या फिर हम क्यू वाई पी बोले, ये एक्स है, तो आपका ये कितना होगा भाई, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी उसने जस्ट बताया था कि वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है दो हिस्सों में, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर इसकी वैल्यू 50 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, इसकी वैल्यू 100 होगी तो इसकी वैल्यू 100। तो इसी तरीके से ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आपसे पूछा क्या क्या है, आपसे भाई पूछा है कि क्यू वाई पी एंगल निकालना है। तो क्यू वाई पी का है, क्यू वाई पी, सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, देन फिर उसके बाद उसने बोला है क्यू वाई पी, आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो ये एक्स वाई क्यू, यानी कि आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पहले से 64 तो दे ही रखा है, आपको ये निकालना है और इसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे तो आपका पूरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा एंगल, यहाँ पे लिख लेता हूँ पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस ये वाला एंगल की लिख लेते हैं क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड प्लस में एंगल लिख लेते हैं 64 का नाम क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बराबर कितना होगा 180। ये समझ में आ गया। अब ये बताओ 180 क्यों होगा, क्योंकि भाई ये पूरा क्या है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर होगा तो कितने का होगा 180 का। अब मुझे बताओ पी ओ एक्स का है, पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू कहाँ पे, एक्स दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स, ओ वाई जेड का है भाई क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड। तो क्यू वाई जेड भी कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है,
एक्स वाई जेड कहाँ पे है, एक्स वाई जेड भाई 64 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 64 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। आप x और x को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस 64 पहले से इज इक्वल टू कितना हो गया 180। अब यहाँ पे क्या करेंगे 64 को उधर भेज दो तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 1 और 1 का 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, और डिवाइड वाला नंबर हमेशा कहाँ जाता है नीचे। कट करो भाई, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 58 आ गई है भाई। तो अगर ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 58, तो इसकी 58 है तो इसकी भी कितनी होगी 58, ठीक है भाई। अब जरा देखो, इसने बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। एक्स वाई है कहाँ भाई, एक्स वाई क्यू, तो ये एक्स वाई क्यू दो एंगल्स को मिलाकर बन रहा है, तो एक तो 64 को मिलाकर बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 64 का नाम क्या है एंगल एक्स वाई जेड, और जो ये वाला हमने 58 लिखा था वो कौन सा लिखा था, यहाँ पे हमने क्यू ओ जेड लिखा था, क्यू वाई जेड लिखा था, ये रहा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू वाई जेड, ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एंगल एक्स वाई क्यू। मुझे बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64, और क्यू वाई जेड की वैल्यू कितनी है भाई, तो क्यू वाई जेड तो आपका एक्स है, तो क्यू वाई जेड की एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है भाई, अभी एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू हो गया 64 प्लस में एक्स की वैल्यू कितनी है 58, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, ऐड कर दो भाई, 8 4 कितना होता है 12, 5 और 6 कितना होता है यहाँ पे 11, और 11 1 कितना हो गया 12, ये आपका आ गया एक्स वाई जेड कितना आ गया 120 एक्स वाई जेड हो गया। फिर आपसे बोला है उसने क्यू वाई पी पूछा है, तो क्यू वाई पी का है भाई, हमने क्यू वाई पी तो पहले से निकाल लिया था, ये रहा क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी की कितनी वैल्यू है एंगल क्यू वाई पी कितनी वैल्यू है भाई 58 आई। क्या ये सही है, नहीं, उसने हमसे पूछा है रिफ्लेक्स, अगर वो केवल हमसे पूछता ना क्यू वाई पी कितना है तब तो ठीक है, लेकिन उसने हमने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, हमें क्या निकालना है क्यू वाई पी रिफ्लेक्स निकालना है भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, 360 में से माइनस कर दो, तो 360 माइनस 58, तो कितना आंसर आएगा भाई 110 में से कितना गया 2, और यहाँ पे 5 का 5 0, उसके बाद ये 3 का 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और 5 में से 5 गया, और यहाँ पे 3, तो ये आपका गया 302, ये इसकी वैल्यू होगी, और यही हमसे पूछा था। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया था, आप उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको सभी को कराऊंगा। धन्यवाद।